अस्सलाम वालेकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से आपकी टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने साइकोथेरेपी के मुख्तलिफ तरीके पढ़ना शुरू किए थे और इसमें से साइको एनालिसिस हमने पढ़ लिया था। अगला तरीका है किरदारी इलाज या बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी किरदारियत पसंद माहिरीन नफ्सियात यानी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के वज़ा करदा तरीके हैं। ये तरीके लेबॉर्ट्री में तहकीकात की बुनियाद पर डेवलप किए गए हैं और इन तरीकों की बुनियाद पर ये नुक्ता नज़र या ये व्यू पॉइंट है कि इंसान का किरदार उसके माहौल से, उसके इन्वायरमेंट से तश्कील पाता है और इंसान के बिहेवियर को बनाने वाली जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो लर्निंग है। अब हम बिहेवियर थेरेपी की इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यानी आसूदगी की तरबियत। इस टेक्निक में थेरेपिस्ट क्लाइंट को बॉडी के मुकम्मल मसल्स को रिलैक्स करना सिखाता है और इसके ज़रिए अपनी स्ट्रेस और टेंशन को दूर करना सिखाता है। इसमें बुनियादी तौर पर इंसान को मेंटली और फिज़िकली, जहनी और जिस्मानी दोनों तौर पर रिलैक्स करने का तरीका बताया जाता है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर इंसान फिज़िकली रिलैक्स होगा तो वो मेंटली भी रिलैक्स होगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन का डायरेक्ट इफेक्ट इंसान के बॉडी के ऊपर पड़ता है और ख़ास तौर पर मसल्स के ऊपर जो खिंच जाते हैं और इस तरह कंधों वगैरह की दर्द स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके में साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट से ये कहता है कि वो रिलैक्सिंग पोजीशन में या तो किसी काउच के ऊपर टेक लगाकर बैठ जाए या बिल्कुल लेट जाए। उसके बाद थेरेपिस्ट क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो अपने बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स को किस तरह रिलैक्स करे। उसके बाद वो अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो अपने पूरे बॉडी को पैर के अंगूठों से लेके सर की स्किन तक एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करे, उसके ऊपर तवज्जो दे और उसको ढीला छोड़ दे, उसको रिलैक्स कर दे। और इस दौरान वो खुद उसको कंसंट्रेट करवाने में और रिलैक्स करवाने में हेल्प करवाता है। इसके साथ साथ वो क्लाइंट को डीप ब्रीदिंग की भी ट्रेनिंग देता है। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद क्लाइंट को खुद अपने मुकम्मल बॉडी को रिलैक्स करना आ जाता है और वो घर में भी इस तरह अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का ये फ़ायदा होता है कि क्लाइंट अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस के मौके पर अपने आप को रिलैक्स रख सकता है। दूसरा तरीका है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यानी मुनज़्ज़म एदाम तहसीस। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या मुनज़्ज़म एदाम तहसीस एक बहुत ही अहम टेक्निक है और ये आमतौर पर बेजा खौफ यानी फोबियाज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेजा खौफ या फोबिया से मुराद किसी मुहीज का इर्रेशनल या गैर मंतकी खौफ। मुनज़्ज़म एदाम तहसीस के 3 स्टेप्स होते हैं: रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, एंग्जाइटी हायरार्की और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है आसूदगी की तरबियत यानी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इस स्टेप में तो वही रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग इस्तेमाल की जाती है जिसका जिक्र अब हमने अभी पहले पढ़ा है कि इसमें मरीज़ को थेरेपिस्ट ये कहता है कि वो या उसको बिठा देता है या लिटा देता है और उसके बाद उसको कहता है कि तुम अपने पूरे बॉडी के मसल्स को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स करो और उसको रिलैक्स करना सिखाता है। मसल रिलैक्सेशन के साथ साथ ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। जब मरीज़ की रिलैक्सेशन ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर लेता है तो अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। अब थेरेपिस्ट मरीज़ से पूछ कर एक एंग्जाइटी हायरार्की बनाता है यानी तशवीश की दर्जाबंदी। हायरार्की का मतलब ये है कि कोई चीज़ दर्जा बदर्जा कम या ज़्यादा हो रही हो। एंग्जाइटी यानी तशवीश, यानी ये वो तशवीश होती है जो किसी ख़ास मुहीज को देखकर इंसान बेजा खौफ में महसूस करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो मकड़ी के बेजा खौफ में मुब्तला है। वो मकड़ी से इतना ज़्यादा डरता है कि अगर कमरे में मकड़ी मौजूद है तो उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और वो कमरे से बाहर निकल जाएगा। और मकड़ी को अवॉइड करने की कोशिश में उस शख्स की घरेलू और काम की ज़िंदगी यानी वर्क लाइफ भी मुतासिर हो रही है। तो थेरेपिस्ट मरीज से पूछकर एक एंग्जाइटी हायरार्की बनाएगा यानी उससे ये कहेगा कि तशवीश पैदा करने वाला जो मुहीज है उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तशवीश या एंग्जाइटी पैदा करती है, कौन सी सूरत हाल ज़रा कम तशवीश या एंग्जाइटी पैदा करती है, उसके बाद कौन सी ऐसी सूरत हाल है जो उससे कम तशवीश या एंग्जाइटी पैदा करती है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है
जो बहुत कम या बिल्कुल तशवीश या एंजाइटी पैदा नहीं करती। मसलन जिस शख्स को मकड़ी यानी स्पाइडर का फोबिया है, उसकी एंजाइटी हायरार्की इस तरह से होगी, अगर सबसे कम से स्टार्ट करें तो, कि नंबर 1 पे वो मकड़ी को बहुत दूर से देख रहा है कि मसलन दूसरे कमरे में मकड़ी मौजूद है। तशवीश की दर्जा बंदी में दूसरा स्टेप ये होगा कि मकड़ी उस कमरे में मौजूद है जहाँ पे वो शख्स मौजूद है। एंजाइटी हायरार्की का तीसरा स्टेप ये होगा कि मकड़ी उस शख्स से बिल्कुल 3 फुट के फासले पर मौजूद है। अगली सिचुएशन ये होगी कि मकड़ी उस शख्स के पाँव के बिल्कुल नज़दीक है। अगली सिचुएशन ये होगी कि वो मकड़ी उस शख्स के किसी कपड़े या जूते या बैग के ऊपर है। अगली सिचुएशन ये होगी कि वो मकड़ी उस फर्द की स्किन के ऊपर को टच कर रही है और उसके हाथ या पाँव के ऊपर क्रॉल कर रही है। जाहिर है कि वो शख्स कम एंजाइटी या तशवीश या खौफ उस वक्त महसूस करेगा जो कि इस हायरार्की का जो सबसे निचला दर्जा है, और जो हायरार्की के ऊपर वाले दर्जों की तरफ चलते जाएं तो उस शख्स को ज़्यादा खौफ या एंजाइटी महसूस होगी। तो ये एंजाइटी पैदा करने वाली सूरत हाल की एक लिस्ट है जो कि थेरेपिस्ट ने उस शख्स से पूछ पूछ के तैयार की है जो कि मकड़ी से डरता है। अगला स्टेप ये होगा कि स्टेप नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर दिया जाएगा, उनको यकजा कर दिया जाएगा। इस स्टेप में ये किया जाएगा कि पहले तो फर्द से ये कहा जाएगा कि जो तुमने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सीखी थी तो उसके मुताबिक अपने आप को मुकम्मल रिलैक्स करो। जब पेशेंट मुकम्मल रिलैक्सेशन हासिल कर लेगा तो अब थेरेपिस्ट उससे कहेगा कि एंजाइटी हायरार्की का जो सबसे निचला यानी सबसे कम तशवीश पैदा करने वाला दर्जा है उसको अपनी इमेजिनेशन में लाओ। यानी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए रिलैक्स भी रहो और साथ उस सिचुएशन को सोचो कि तुम दूसरे कमरे में दूर मकड़ी मौजूद है। अगर ऐसा करते हुए फर्द की रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाए तो वो मकड़ी के बारे में इमेजिन करना छोड़ देगा और दोबारा रिलैक्सेशन को कायम करने की कोशिश करेगा, और वो बार बार इस तरह करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मकड़ी के बारे में सोचेगा भी, उसको इमेजिन भी करेगा और साथ साथ उसकी रिलैक्सेशन भी बरकरार रहेगी। जब पहले दर्जे पर रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अब एंजाइटी हायरार्की का उससे अगला दर्जा सोचा जाएगा और उसकी मौजूदगी में रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के जरिए रिलैक्सेशन को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद एंजाइटी हायरार्की का उससे अगला दर्जा, उससे अगला दर्जा और उससे अगला दर्जा, और इसी तरह तमाम दर्जे मुकम्मल करने के बाद आखिर में ये होगा कि फर्द सबसे ज़्यादा तशवीश पैदा करने वाले मुहीज को इमेजिन करेगा, यानी ये कि मकड़ी उसके बॉडी की स्किन के ऊपर चल रही है, क्रॉल कर रही है, और इसके साथ साथ वो रिलैक्सेशन भी अपने अंदर बरकरार रखेगा जो कि उसने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग से हासिल की है। यहाँ पहुंचकर फर्द का फोबिया या बेजा खौफ दूर हो गया है और उसका इलाज मुकम्मल हो गया है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का एक मुख्तलिफ तरीका इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें सिचुएशंस को इमेजिन करने की बजाय असली सिचुएशंस को इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहा जाता है इन विवो डिसेंसिटाइजेशन। बिहेवियर थेरेपी की दूसरी टेक्निक है मॉडलिंग। इसका मतलब है यानी देखकर सीखना, ऑब्जर्वेशन के जरिए लर्न करना। इस तरीके में क्लाइंट को एडजस्टमेंट वाला यानी मुताबकती किरदार सिखाया जाता है। मुताबकती किरदार फर्द को असली मॉडल्स के जरिए या वीडियोस के जरिए दिखाया जाता है और उसको देखकर फर्द उस किरदार को सीख जाता है। मसलन एक बच्चा जो डॉग के फोबिया यानी कुत्ते के बेजा खौफ में मुब्तला था, उसको ऐसे लोगों की वीडियोस दिखाई गई और ऐसे लोग दिखाए गए जो कुत्ते के नज़दीक जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उससे डरते नहीं हैं। तो उन लोगों को देखकर उस बच्चे का बेजा खौफ भी दूर हो गया और उसने भी उसी तरह डॉग के पास जाना शुरू कर दिया और उसकी मौजूदगी में डरना छोड़ दिया। बिहेवियर थेरेपी का अगला तरीका है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट तरीका है और इसकी बुनियाद रीइंफोर्समेंट यानी तकवीयत या इनाम के असूल पर है, और ये आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों के इलाज और उनकी मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में अच्छा बिहेवियर पैदा करने के लिए और क्लासरूम सेटिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पेशेंट या फर्द जब कोई अच्छा काम करता है, जब एडजस्टमेंट वाला बिहेवियर शो करता है या वो बिहेवियर शो करता है जो उससे मुतवक्को है, तो उसको उसके जवाब में एक टोकन दिया जाता है। यानी जब फर्द डिजायरेबल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है तो उसके रिवॉर्ड के तौर पर उसको टोकन दिया जाता है। उस टोकन को इस्तेमाल करके बच्चा अपने स्कूल में
या जैसे अगर शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो वो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में अपनी पसंद की चीज़ ले सकता है। मसलन वो टक शॉप से कोई खाने की चीज़ ले सकता है, या कोई गेम ले सकता है, या टीवी वगैरह ऑन करने की उसको इजाज़त मिल सकती है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों को इस तरीके के ज़रिए साफ़ सुथरा रहना, खुद खाना खाना, अपने कपड़े बदलना, कंघी वगैरह करना सिखाया जा सकता है। तो इस तरीके का फ़ायदा ये है कि फ़र्द टोकन्स हासिल करने के लिए उस बिहेवियर को अपनाना शुरू कर देता है जो वो पहले नहीं अपनाता था। अब हम बिहेवियर थेरेपी की अगली टेक्निक को देखते हैं। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग यानी आदत बदलने की तरबियत में ऐसी आदतों को बदला जाता है जो कि बहुत नुकसानदेह हों या जो एबनॉर्मल हों, मसलन नाखून चबाना, नेल बाइटिंग या अपने बालों को उखाड़ना वगैरह। तालिबात, बिहेवियर थेरेपी की और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम उन सब को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा